सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज एक अच्छी खबर आपसे साझा करने के लिए ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। लगातार आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार अधिकारी रहे जिन्होंने कई घोटाले और भ्रष्टाचार का खुलासा किया विभिन्न पदों पर रहते हुए, और उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस संघ है, जो एक मजबूत संगठन है प्रशासनिक अधिकारियों का, उस पीसीएस संघ के अध्यक्ष रहे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इनको आईएएस के पद से नवाजा जा रहा था तो इन्होंने आईएएस का पद लेने से मना कर दिया और पीसीएस रहते हुए विशेष सचिव के पद पर, एमडी के पद पर समाज कल्याण विभाग में, तमाम विभागों में 35-38 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में रहे। आदरणीय हरशंकर पांडे जी, जिनका पूरा परिवार प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, पीसीएस, इनके पूरे घर खानदान में आपको मिल जाएंगे। आज की तारीख में लखनऊ उच्च न्यायालय में, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में आप अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और तमाम पीआईएल जनहित याचिकाओं के जरिए उत्तर प्रदेश के मुद्दों को इन्होंने उठाया है। मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय हरशंकर पांडे जी का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम प्रतिष्ठित लोगों को, जो इनके साथ पहले काम भी कर चुके हैं, और तमाम प्रोफेशनल्स को, तमाम तकनीकी सेवा में रहे लोग या आईएएस की सेवा में, पीसीएस की सेवा में रहे लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम भी आगे करेंगे। और जो मुद्दे पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं उसके बारे में आपसे भी काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। उन मुद्दों को भी कानूनी पहलू तक, कानूनी जामा पहनाने का काम, उसकी लड़ाई लड़ने का काम भी करेंगे। आम आदमी पार्टी एक प्रोफेशनल विंग्स का निर्माण करने के बारे में सोच रही है। वो आपके साथ चर्चा करके उसकी जिम्मेदारी देने का और उसकी घोषणा करने का भी हम लोग आगे तय करेंगे। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा आदरणीय हरशंकर पांडे जी से कि वो आएं और अपने विचार आप सबसे साझा करें। ये हटा लो बस। नहीं, ठीक है, ठीक। बैठिए, आराम से बैठिए। आदरणीय हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, चूँकि आप नई जनरेशन के हैं, इसमें लगभग सभी लोग, सभी का हम धन्यवाद कर रहे हैं कि वो आज आए और उन्होंने हमारे फंक्शन में, हम कुछ भी हो, हम छोटे एक सिपाही के रूप में आज आपके सामने हैं
और हम अपने नेता जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय आदरणीय संजय सिंह जी, उनके भी हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमें एक दायित्व आप में दिया है। देखिए, हमने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। जो भी पुराने पत्रकार बंधु हैं वो सब हमको जानते हैं, क्योंकि बछावत कमेटी की रिपोर्ट जो है हमने लागू कराई थी और बहुत लंबा एजिटेशन हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का और नवभारत टाइम्स का, जब हम यहाँ डिप्टी लेबर कमिश्नर लखनऊ के पद पर तैनात थे। और तत्कालीन सरकार जो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की थी, उन्होंने इसको लागू किया। हमारा परिचय जितने भी पुराने पत्रकार हैं वो सभी जानते हैं, उनसे हमारा निकट का संबंध रहा है। इस पार्टी में आने का एकमात्र उद्देश्य हमारा ये है कि देखिए, हम लोग भी समाज के नागरिक हैं और हम लोग भी मतदाता हैं। हमने अपने को मतदाता से ज़्यादा कभी नहीं समझा। हमारा पूरा परिवार IAS है, IPS है या इंडियन फॉरेन सर्विस में है। हमारे सब भाई और हमारी सब बहनें और हमारा भतीजा और नई जनरेशन भी हमारी, हम लोग अराजनीतिक हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख का तथ्य जो हमारे सामने था और हमारे पूरे समाज के सामने ये है कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय में बंटकर हमने अपने को बहुत कमज़ोर कर लिया है। आज हम जो है पुलिसिया उस राज से गुजर रहे हैं जिसमें आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंतित है कि हम कहीं फंस ना जाएं। हमें जेल हो जाएगी तो हमें सुनवाई कौन करेगा। इन सब चीज़ों से हमें बहुत दुख होता है। हम इंडिविजुअली, हम जनहित के फील्ड में आए, हाई कोर्ट के हम परमानेंट एडवोकेट हैं, इसीलिए हम जनता का मुद्दा उठाते हैं। और जब तक डायरेक्ट हियरिंग हो रही थी, हम निरंतर अपीयरेंस दे रहे थे कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के सामने, और हमने बड़े बड़े मुद्दे उठाए। एकमात्र पार्टी जो हम जिसको बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी है, जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय का नाम किसी ने नहीं लिया। हमारे राष्ट्रीय नेता जो हैं संयोजक जी माननीय अरविंद केजरीवाल जी, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में जब से संजय सिंह जी आए हैं तब से हमें और हमारे प्रबुद्ध समाज में आप एक आशा की किरण ये है कि जिस तरह से दिल्ली वासियों ने ये जामा उतार फेंका और आज दिल्ली प्रगति के रास्ते पर है, और दिल्ली ऐसा राज्य है जिसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, वहाँ किसी VIP से आपको मिलने के लिए कहीं प्रतीक्षा नहीं करनी है, सभी लोग अवेलेबल हैं। ऐसा ही समाज हम चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता के पास विकल्प नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को भटकना पड़ा था। हमें माननीय संजय सिंह जी और इनके 2-3 जो लेक्चर थे, जो 2-3 इनके खुलासे थे, वो बड़े हिम्मती, बोल्ड, और वो साबित करते हैं कि इनकी जो इच्छाएं हैं वो वास्तव में यहाँ पे चेंज लाने के लिए हैं। नहीं तो इन्होंने राम जन्मभूमि मुद्दे पर जिस तरह से इन्होंने स्टैंड लिया और जिस तरह उससे खुलकर बोला, वो स्वागत योग्य है। हमने उसका विधिक परीक्षण किया है, वो 100% सही है। उसी तरह से यहाँ के घोटाले में जो अभी तृतीय लहर के लिए हो रहा है, इतना सही चीज़ इन्होंने पकड़ी है कि आपको पता तक नहीं है कि 5578 करोड़ लाख रुपए का खर्च किया जा चुका है, और ऊपर से प्रमुख सचिव ये निर्देश दे रहे हैं कि आप जो है फला एजेंसी से फला दर पर खरीदिए, तो आपकी जांच नहीं होगी। ये चीज़ लिखी हुई है, हमने उसका गहराई से अध्ययन किया है, और ये सब चीज़ें गुप्त हैं। अगर आप यहाँ के RTI में पूछेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों को आपने मीडिया के सामने रखा। उस दिन हमने तय कर लिया था कि हमको ये कार्यकर्ता नहीं है, हमको अगर ये फील्ड का आदमी बना के भेजेंगे कि आप जो है पांडे जी केवल फील्ड में रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे,
आप केवल क्षेत्र में जाइए, काम करिए, हम मंजूर हैं। हमें चाहिए ईमानदार, निष्पक्ष और हिम्मती नेतृत्व जो संजय सिंह जी में है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे भावी मुख्यमंत्री अगर ये होते हैं तो आपको दिल्ली से ज़्यादा सुविधाएं देने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार का आर्थिक जो पैकेज है वो इससे बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा देखिए हम कुछ नहीं कहेंगे। एक बार फिर इनका स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने परिवार में शामिल किया। धन्यवाद। अच्छा, कोई सवाल हो आप लोगों को? चुनाव के समय जैसे दिल्ली में आपने सामान्य लोगों को टिकट दिया था, यहाँ भी ऐसा ही होगा क्योंकि आप अभी प्रभारी हैं, वहाँ भी उस समय आपके अंदर में हो रहा था दिल्ली? निश्चित रूप से जो कैंडिडेट सर्च करने की हमारी कोशिश हर चुनाव में रहती है वो उत्तर प्रदेश में भी रहेगी। और CCC का जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ भी लागू होगा। किसी के विरुद्ध क्राइम का मामला, करप्शन का मामला या कैरेक्टर से रिलेटेड कोई मामला होगा, ऐसे लोगों को हम लोग पार्टी का टिकट नहीं देंगे। मैंने उस पर जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला था तुरंत मैंने बता दिया था कि 1 तारीख को मैं था नहीं। और अखिलेश जी से ऐसा नहीं कि पहली बार मिला हूँ, पहले भी हमारी उनकी मुलाकात होती रही है। तो इसको एक शिष्टाचार मुलाकात के रूप में देखा जाए और इसके कोई अगर आगे मायने निकलते हैं तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आज की मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात। देखिए, मैंने कई बार इस बात को कहा है, आज फिर दोहरा दे रहा हूँ, हम तंग दिली से राजनीति नहीं कर रहे हैं और जो भी उत्तर प्रदेश के हित में होगा समय आने पर उसका निर्णय लेंगे और जब भी निर्णय लेंगे आपके साथ उसको साझा करेंगे। बीच में ओम प्रकाश राजभर जी से भी 2 बार मुलाकात हुई, आज अखिलेश जी से मुलाकात हुई और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश को जिस हालत में पहुंचा दिया गया है आज की तारीख में, वो चाहे कोरोना की महामारी के दौरान हम लोगों ने देखा या फिर जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या के मामले हो रहे हैं, हाथरस कांड से लेकर तमाम घटनाएं, उसको हमने देखा किस तरह से अपराध बढ़ रहा है और किस तरह से एक जाति विशेष को टारगेट करके, ब्राह्मण समाज को टारगेट करके एक परिवार के 4 महिलाओं को, यानी खुशी दुबे, शांति दुबे, क्षमा दुबे, रेखा अग्नोत्री को बच्चे सहित 1 साल से अगर रखा गया है तो इस प्रतिशोध और इस नफरत की राजनीति के जवाब में लोगों को खड़ा होना होगा और सवाल पूछना पड़ेगा, जो काम आम आदमी पार्टी बखूबी कर रही है। बाकी हम लोग अपने सदस्यता अभियान में 8 तारीख से जुट रहे हैं, 1 माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का और अपने संगठन निर्माण के काम में। तो अभी फ़िलहाल हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पर है। मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों के अपने फैसले हैं, अपना नेतृत्व है उनका और वो सब निर्णय लेने के बारे में स्वतंत्र हैं। वो क्या अपनी पार्टी के हित के बारे में या यूपी के हित के बारे में सोचते हैं तो इसका जवाब तो वही लोग दें तो बेहतर है। आम आदमी पार्टी से संबंधित कोई सवाल होगा तो उसका जवाब मैं ज़रूर दे सकता हूँ। अभी अगर आज हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की, तो आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को अपराहित कर लिया है। इसको धन बल, बाहुबल और भ्रष्टाचार से समर्पित उसके चरणों में गिरा चुनाव बना दिया है। अगर एक चुनाव जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए है उसको आप भ्रष्टाचार को समर्पित कर देंगे, धनबल को समर्पित कर देंगे, बाहुबल को समर्पित कर देंगे,
तो पंचायत की इकाई को मजबूत करने का जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, जो पंचायत की इकाई को मजबूत करने का सपना हमारे देश के संविधान ने देखा है, वो कैसे पूरा होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और 25-25 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा रहे हैं। आज खबरें आ रही हैं, यहाँ हड़काओ, वहाँ धमकाओ, इन पे मुकदमा, उन पे मुकदमा, इनको पैसे, इनको तोड़ो, उनको। तो ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, उसको निरस्त करके ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव अगर ईमानदारी से चाहते हैं तो इसको सीधे जनता से कराइए, सीधे जनता से कराइए। आदित्यनाथ जी ने तो कहा था कि हम इसको सीधे जनता से कराएंगे, क्यों नहीं आज तक करा रहे हो? तो ये एक बहुत गलत काम है जो इस वक्त हम लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में देखने को मिल रहा है। जंगल राज माफिया राज आम आदमी पार्टी जानी जाती है ईमानदारी के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त के लिए। क्या आपका सर्वाइवल पॉसिबल होगा ऐसे माहौल में? आप देखिए ना, 1 साल से सक्रियता हमारी बढ़ी है, 14 मुकदमे लिखे गए हैं अभी तक। राष्ट्रद्रोह भी लिख दिया गया मेरे ऊपर, मेरे पार्टी का दफ्तर भी बंद करा दिया। तो उत्पीड़न के जितने कदम आदित्यनाथ जी उठा सकते थे उन्होंने उठाया। सर्वाइव तो अभी तक कर रहे हैं, आगे देखा जाएगा। एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है राफेल हवाई जहाज को लेकर जो किकबैक की बात हो रही थी, जिसको राहुल गांधी ने लंबे समय तक उठाया। अभी फ्रांस की सरकार ने उस पर न्यायिक जांच बैठा दी है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जेपीसी की मांग कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज ये समझ लीजिए कि हम लोग निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे कुछ नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें आ चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं उसके आधार पर फैसला होता है। कोई भी न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पूरे सच, पूरे तथ्य न्यायालय के सामने तोड़ मरोड़ के रखे गए। यहां तक कि पीएसी की कमेटी की रिपोर्ट का जो हवाला न्यायालय के सामने दिया गया वो भी गलत दिया गया था, उसकी भी जानकारी गलत दी गई थी। तो मनगढ़ंत तरीके से राफेल के मामले में केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है और बार बार उठता है कि 500 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में क्यों खरीदा गया? इसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने नहीं दिया। और मैं खुद याचिका करता था उस मामले में, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो इसलिए 3 गुना ज़्यादा दाम में जहाज खरीदे गए, ये तो एक सच है। उसको लेके फ्रांस में भी तमाम सवाल उठे और वहाँ भी तमाम खुलासे हुए, लेकिन उसको इग्नोर किया गया सरकार की ओर से। अपनी इकाइयों को, एचएएल जैसी इकाई को नज़रअंदाज करके दलाली और भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से अगर कोई खरीद हुई है तो उस पर सवाल जरूर उठेगा। जेपीसी से कोई रास्ता निकलेगा आपको लगता है? अब तो सरकार दूसरी मुद्रा में चली गई। मुझे लगता नहीं है कि जेपीसी कोई बनाने वाले हैं। वो मांग करना किसी भी राजनीतिक दल का धर्म है, तो वो मांग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सरकार से आप बार बार मांग करते रहिए, आपकी बात खाली ही होनी है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलना। ये लोग जेपीसी बनाने वाले नहीं हैं। सर, शिक्षा में एक सवाल है सर, क्योंकि आप शिक्षा में बता रहे हैं सर, दिल्ली में भी आपकी सरकार है और कोरोना काल में पूरे भारत में ही प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जिन्होंने पेरेंट्स पर दबाव बना के ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी फीस ली। उनको जो मानसिक पीड़ा मिली है इस वजह से, सर आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली में भी वो ऐसे देखिए उसकी बातचीत प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ करके सरकार को एक समाधान निकालना चाहिए। अब यहाँ की जो सरकार आदित्यनाथ जी की है, वो समाधान निकालने के बजाय ये कहती है कि आप फीस आगे बढ़ाइए मत। अरे भाई, जो फीस है वही देने की हालत में लोग नहीं है। तो वो आज का एमएलए
राम अवतार एक फिल्म आई थी, तो उसमें एक भ्रष्टाचार का मामला उस पिक्चर में दिखाया गया है। तो उसमें कहा जाता है कि इस चीज़ का दाम इतना बढ़ाओ, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इस चीज़ का दाम 1 रुपये और ज़्यादा बढ़ा दो। तो बोले क्यों? बोले जब लोग हल्ला करेंगे तो 1 रुपये कम कर देंगे। तो अपना सारा खेल इन लोगों का चलता रहे और जनता को खाली गुमराह करने का। आप मुझे बताइए, शहीदों के नाम पर वोट लेने वाले ये लोग 2 साल तक पुलवामा के शहीद की आगरा में प्रतिमा लग जाती है, 200 बार शहीद की पत्नी आगरा से लखनऊ के चक्कर काटती है, और अनावरण करने का समय उप मुख्यमंत्री को नहीं मिल रहा है। ये इनकी असलियत है। आज तक गांव में गेट नहीं बन पाया। बेसिक शिक्षा विभाग ने 1 दिन की तनख्वाह काट के उनके परिवार की मदद करने की बात कही थी, आज तक वो 65 लाख रुपए की धनराशि नहीं मिल पाई। ये इनका राष्ट्रवाद, ये इनका शहीदों के प्रति प्रेम। अभी चुनाव आ जाएगा तो वोट के लिए शहीदों का इस्तेमाल करेंगे। और 2 साल से शहीद कौशल रावत जी की प्रतिमा का अगर अनावरण सरकार नहीं कर पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनहीनता इस सरकार में है।